नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये क्लास जो है स्पेशल क्लास है बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की इस मैराथन क्लास के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इस क्लास से जुड़ जाएं और इस क्लास का मजा लें आराम से। और कल के पेपर में जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्लास से मिल जाएंगे। चलिए, टोंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग प्रेम जी, मुकेश जी, अनीशा, डीपी देवड़ा, निकिता जी आ गए हैं हमारे साथ, राकेश जी, राधिका भी आ गई हैं भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत धौलपुर से हमारे साथ, राधे राधे। तो क्लास शुरू कर दें अब। अरे डरने की कोई बात नहीं है। अब एक तो जो भी विद्यार्थी डर रहे हैं ना कि कल पेपर है, क्या होगा कैसे होगा, अरे कुछ नहीं होगा, पेपर ऑलरेडी बन चुका है। अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और आपको याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जाओ तो पहले राउंड में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं पर राइट मार्क करना है। फिर जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे मिले, वहां पर आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, टिक मार्क कर दो। दूसरा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस पर मार्क नहीं करना है, तीसरा आ रहा है, मार्क कर दो। अब फिर जब दूसरे राउंड में आप लोग आओगे तब आपको जब मार्क करना है तो इस तरफ से मार्क करते हुए चलना कि इनमें थोड़ा सा संशय है, मैं तुक्का लगा के आया था इनके अंदर। तो ऐसा कुछ कर देना ताकि जब आपको आंसर की मिले तो आप थोड़ा सा मैच कर पाओ और आपको भी थोड़ा सा यूं पता रहे कि हाँ कौन से में क्या किया था। तो थोड़ा सा आप खुद से ही जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। खुशबू, अब देखो तैयारी करने का अपने पास समय भी नहीं है, तो अपन जो है बेस्ट के लिए होप कर सकते हैं। तो नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं ना उनको मत लेके आओ कि कैसा होगा, बाकी सब लोग तो पढ़ के बैठेंगे, मुझसे आगे आ जाएंगे। नहीं, तुम्हारी जितनी नॉलेज है अब उसके हिसाब से तुम पेपर करके आओगी। तुमने नहीं पढ़ा तो नहीं हो सकता, इस चीज को थोड़ा सा रियलिटी के अंदर जीना है अपने को। बहुत ज्यादा मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं कह सकती कि नहीं बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। जब बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ 12th स्टैंडर्ड तक जो जो तुमने पढ़ा है अभी तक वही आएगा। तो बहुत ज्यादा डरने की भी बात नहीं है। चीजें जो है बिल्कुल से ऐसे नहीं आ जाएंगी कि हवा में आ गई सारी चीजें, कुछ भी हवा में नहीं आएगा। आपको बहुत ही रिलैक्स होके पेपर करना है। और आज पूरा दिन जो है अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। शाम को 5 बजे, लास्ट 6 बजे तक जो है आप किताबों को छोड़ देना। फिर उसके बाद अपने घर में परिवार वालों के साथ थोड़ी मजाक मस्ती करना, बाहर घूमने जाना, टहलने जाना, यही सब करना। और कल भी सेम ही रूटीन रखना है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा रिवीजन जो है आप नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा टाइम है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा क्वाइट रखो, उसको शांत रहने दो, ठीक है। बाकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो, तो अब इस क्लास को शेयर कर दो फटाफट से और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो पशु संपदा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पशु संपदा आपको पढ़नी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पशु संपदा से क्वेश्चन आया कि राजस्थान का जो है कौन सा स्थान है। तो पशु संपदा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, सेकंड। नमस्कार राहुल। हाँ बिल्कुल, आपको मोटिवेट रहना है। डीपी देवड़ा जो है वो थोड़े मोटिवेटेड है कि हाँ हो जाएगा। देखो, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क पता नहीं होता है। ये जो है बाय डिफॉल्ट अपन जैसा सोचते हैं ना, ये वैसा ही अब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो ये वैसा ही करेगी कि हाँ मुझसे तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो खुद बोल रहा है। तो बॉडी तो आपके बिहेवियर को अब्जॉर्ब करती है ना, तो आपको खुद से, माइंड से जो है कभी भी बुरा नहीं सोचना है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि पशुधन संपदा में राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब आगे देखो, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है। तो आप जो है शुक्र नीति के तहत पढ़ते हो ना कि कितने टाइप के दुर्ग होते हैं,
तो आप उसके अंदर पढ़ते हो कि 9 टाइप के जो आपके दुर्ग हैं उनमें अगर किसी भी पर्टिकुलर दुर्ग के चारों ओर जो है वो, या फिर 2 और 3 और जो है क्या हो, जल मार्ग हो या फिर नदी हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, जल दुर्ग कहेंगे, या फिर उसको कहेंगे हम औद्योगिक दुर्ग। क्या कहेंगे, औद्योगिक दुर्ग। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि गागरोन का किला जो है वो किस श्रेणी के अंदर आता है। बिल्कुल, जल दुर्ग के अंदर सभी जो है वो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, तो जल दुर्ग के अंदर हमारा ये आता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। जो हमारे पेंटिंग स्कूल हैं उन पेंटिंग स्कूल्स का जो जन्म स्थल है, यानी कि उनकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, तो आप जानते हो कि सबसे पहले जो रियासत आप पढ़ते हो कि यहाँ की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो सबसे पहली रियासत भी आपके मेवाड़ है। और चित्रकला जो है वो भी कहाँ से शुरू होती है, मेवाड़ से शुरू होती है। किस शासक के काल में, तो आप याद रखना कि कुंभा जो है उनके शासनकाल के अंदर स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे जो है स्वर्णकाल वगैरह वो सब स्टार्ट होते जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मेवाड़ जो है वो आपकी प्राचीन रियासत भी है और यहीं से आपके चित्रकला का प्रारंभ होता है। गुहिल या गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की, तो ये देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये शासन काल से संबंधित क्वेश्चन है। अब आप जानते हो कि मेवाड़ जो है वो सबसे पुरानी रियासत है, इसका मतलब उसका शासन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका जो शासन है वो स्टार्ट हो जाता है 566 ईस्वी से। तो गुहिल जो है काल भोज कहो आप, या फिर यूं कहो कि बापा रावल का जो काल माना जाता है वो यही माना जाता है। ये बापा रावल जो है इनकी उपाधि है, हरित ऋषि जो है इनको देते हैं। तो ये आप याद रखिएगा 566 ईस्वी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है, तो टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, आप सभी जानते हो टेक्सटाइल सिटी के बारे में जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है ये कौन सी है, भीलवाड़ा। कौन सी वस्त्र नगरी है, भीलवाड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटू कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका। अच्छा, ऐप का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी अभी। बिल्कुल, मालाराम जी गोदारा गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबको पता है टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसको मार्क कर देना। मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखियो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके की उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, उनके इंपॉर्टेंट होने के पीछे का रीजन ये है कि जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उन सब में अगर डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन बनाना होता है तो वो यहाँ से बना देते हैं कि उत्पत्ति बताओ, हमें तो चौहानों की, राठौड़ों की या फिर राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बताओ। और जब वहां पर क्वेश्चन दिख जाता है तो फिर बाद में बाकी सारे एग्जाम्स को भी दिख जाता है, तो वो भी फिर यहाँ से क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं। तो ये ट्रेंड चल जाता है फिर कि भले ही छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, हमें राजपूतों की उत्पत्ति से जो है वो क्वेश्चन देना होता है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे, 2 क्वेश्चन जो है मैक्स देखे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। तो आपको याद रखना है कि मुहणोत नैणसी ने जो राठौड़ों की उत्पत्ति बताई है वो कहाँ से बताई है, ये बताई है कि कन्नौज के अंदर जो जयचंद गहड़वाल, जिसको आप पढ़ते हो ना बाद में कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता, जिसका विवाह किससे हुआ था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, तो वो जो लव स्टोरी आप जानते हो ना, ये वही है। ठीक है, तो कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल, गहड़वाल वंश है। जैसे आप इस तरीके से देखोगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तो आपके कौन से आ जाएंगे, ये जो 4 वंश जो अग्निकुल से उत्पन्न आप देखते हो, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, और इसके यहाँ पर आपके चंदेल हैं, यहाँ पर आपके गहड़वाल हैं, यहाँ पर आपके राष्ट्रकूट हैं। तो ये सारे जो है वो आपको याद रखने। इधर की तरफ आपके पाल हैं, फिर तो ये इंडियन की बात है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल से इनकी उत्पत्ति मानते हैं ये। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एग्जाम कोई ना कोई चीज जो है वो पहली बार तो होती है निकिता, और अच्छी बात है, पहली बार देखे आओगे बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। डरना मत, सब कुछ शांति से, नहीं आए तो पूछ लेना, अपने को कोई मार तो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा अगला कि अरे तुम्हें ये भी नहीं पता, तो बस नहीं पता हमें तभी तो पूछ रहे हैं।
तो अपने को बिल्कुल भी किसी भी चीज से घबराना नहीं है। कोई हमारी किसी चीज पर जो हमें नहीं आ रहा है, कोई हंस रहा है तो हंसने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो वास्तव में वो चीज नहीं आ रही ना, भले यूनिवर्सल वो चीज कितनी ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो, हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से पूछेंगे तभी तो पता चलेगी ना, ऐसे कैसे पता चलेगी। तो आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अपने माइंड को कि मुझे नहीं पता, मैं अगले से 4 बार पूछ सकती हूँ कि मुझे बताओ रोल नंबर किस तरीके से फिल करना है। तो टीचर जो है उसको बताना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है वो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। अरे कुछ नहीं होगा, सबके सेंटर्स जो हैं आ चुके हैं, आज सब लोग अपने नियर बाई जो भी अगर प्लेसेस हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी का दूर है तो चले जाना आज सेंटर पे, देख लेना एक बार बाहर जाके। आमेर के राजा भारमल का परिचय 1556 ईस्वी में दिल्ली में अकबर से किसने करवाया था। तो आप जानते हो कि 1560 के अंदर, सॉरी 1570 के अंदर जो है क्या लगाता है अकबर, नागौर दरबार लगाता है। तो इस नागौर दरबार के लगाने से पहले ही आमेर का जो शासक है भारमल, ये किससे मिल लेता है, अकबर से मिल लेता है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री की शादी करवा देता है। तो यहाँ पहले तो ये चगताई खां की सहायता से सांभर में मिलता है, फिर उसके बाद जो है दिल्ली के अंदर मुलाकात करता है मजनू खां से, ठीक है, मजनू खां की सहायता से। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, पहले सफल नहीं हो पाता तो इस बार वापस से करता है कि भाई मिलवाओ मेरे को, तो क्योंकि इसको चाहिए था कि मेरे ऊपर जो कोई ऐसी शक्ति, केंद्रीय ऐसी शक्ति का आशीर्वाद बना रहे कि आसपास के सब लोग जो हैं वो फिर मेरे से थोड़ा डरे, ठीक है। एमपी व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय यानी कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, सिंचाई भी जिसका उद्देश्य हो, पेयजल भी जिसका उद्देश्य हो, तो एक से अधिक अगर उद्देश्य है तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो जाएंगी। अब इसमें याद क्या रखना है कि एमपी और राजस्थान की संयुक्त कौन सी है, तो एमपी तो अपने का नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि माही भी नीचे की तरफ है, लेकिन एमपी के साथ उसकी कोई एमपी से वो निकलती है, तो यहाँ पर उसका कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, हमारे यहाँ पर किसका है, चंबल का है। तो आपको याद रखना है कि चंबल जो है वो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर वाटी और किस नाम से भी जानी जाती है। तो अहीर वाटी क्या है, एक बोली है जिसे आप हीर वाटी भी कहते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर वाटी और किस नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम इसे जो है इस क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा कि राठ क्षेत्र के अंदर बोली जाती थी, कौन से क्षेत्र के अंदर, राठ क्षेत्र के अंदर बोली जाती थी, इस वजह से हम इसे और क्या कहते हैं, राठी बोली भी कहते हैं, ठीक है। अरे वो आप जो कहोगे वो सब चीजें आपको बता देंगे कि कैसे फिल करनी है, तो चिंता मत करो उस चीज की, ठीक है। विनोद जी नमस्कार। चलिए, राज्य की टेक्सटाइल सिटी व राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो हमने अभी अभी प्रीवियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि भीलवाड़ा जो है वो हमारी टेक्सटाइल सिटी है, इसे भारत का सॉरी राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो पृथ्वीराज विजय मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा है किसने की थी, पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसके अंदर भी अपने ये क्वेश्चन आ गया था, तो ये रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप याद रखना कि जयानक ने जो है पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। तो आप देखते हो कि नागौर वाला क्षेत्र जो है वो बांका पट्टी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर कौन सी समस्या है जिससे लोग सबसे ज्यादा ग्रसित हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर फ्लोराइड की समस्या है। कौन सी, फ्लोराइड की समस्या है, और इसकी मुक्ति के लिए जो है अपनी राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो काफी प्रयास भी कर रही है, इसके लिए योजना भी चलाई है अलग से, आप उसके बारे में भी पढ़ते हो। तो फ्लोराइड मुक्त राजस्थान के लिए इन्होंने योजना चला रखी है राजस्थान सरकार ने, और यहाँ पर जो समस्या है वो फ्लोराइड की है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्स के लिए मोहित आप जो है वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्रतापगढ़ से नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। तो अपने नाम से सिक्के जारी करने वाला चौहान शासक कौन है? तो ये है आपके अजय राज। अजय राज ने अपनी वाइफ सोमल देवी के नाम पर भी सिक्के चलाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, सोमल देवी के नाम से इसने सिक्के चलाए थे। तो ये अजय राज जो है वो पहला चौहान शासक है जो क्या चलाता है? सिक्के चलाता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? सेवण जो है, दामन जो है आपके, ये घास जो है ये किस क्षेत्र की है? तो ये जो आपका पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन हमें मुख्यतः पूछा गया है कि मुख्यतः किस क्षेत्र के अंदर होती है? तो ये होती है आपके जैसलमेर के अंदर। कहां पर? जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपना? यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखेलाव महल के बारे में जो टेलीग्राम पर जो है हमारा चैनल, बिल्कुल वहां पर भी है, आपको सिखवाल ऑनलाइन हब से मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर जो है आपके लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन करवा देती हूँ, तो आप सब लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चोखेलाव महल आपके किस दुर्ग के अंदर है, किस किले में है? तो ये जोधपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। कहां पर? मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, तो चोखेलाव महल याद रखना। क्लास को शेयर कर दो भाई, आज ऐसे कम कैसे हो आप लोग। ब्रॉन्ज गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो आपको याद रखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर हम बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं और उनमें आपको बताया जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? विदेशी जनजातियों से हुई। आप दो मत पढ़ते हो ना, एक पढ़ते हो विदेशी, एक पढ़ते हो भारतीय। तो ये जो विदेशी वाला मत है इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर इस विदेशी जनजातियों वाले के अंदर आपके ब्रोच गुज्जर अभिलेख, यानी ये तो इसने साक्ष्य बताया है, उस साक्ष्य को देने से पहले आपको याद रखना है कि कुषाण जाति से इसका संबंध जो है वो किसने बताया है? कनिंगम ने। तो कैसे कनिंगम, कैसे कुषाण, बहुत इजीली याद हो जाएगा। कैसे कनिंगम, कैसे कुषाण। यूची जाति जो है मध्य एशिया, चीन वाला जो क्षेत्र है और अपने इंडिया के ऊपर वाला जो क्षेत्र जो है वहां पर यूची कबीला था, और यूची कबीले की जो जनजाति है, ट्राइब है, कुषाण है। तो इन कुषाणों को राजपूतों की उत्पत्ति से किसने जोड़ा है? कनिंगम ने जोड़ा है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना मीना की बावड़ी जो है ये कहां पर स्थित है? तो पन्ना मीना की बावड़ी आपके कहां पर? जयपुर के अंदर स्थित है। या तो जिला आ जाएगा या फिर क्या आएगा? फोर्ट आएगा। तो फोर्ट कौन सा हो जाएगा आपके? आमेर हो जाएगा। कौन सा? आमेर हो जाएगा। ठीक है, कपिल, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट है ना उनमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो है कल पहली बार ही पेपर देंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ मैं आगे आपको क्लियर करवा दूंगी। निम्न में से कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? तो आप जानते हो कि हमारे 16 श्रृंगार करने होते हैं, तो 16 श्रृंगार में कौन कौन से शामिल होते हैं? बोरला भी होता है उसके अंदर, बोरला, राखड़ी, एक ही बात है, टीका। तो ये एक दूसरे के सिनोनियम ही तो है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? उपयुक्त सभी कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काका जी क्या लेने गए हैं? काका जी लेने गए हैं बूंदी। क्या लेने गए हैं? बूंदी लेने गए। बूंदी के लड्डू होते हैं भाई, तो काका जी बूंदी लेने के लिए गए हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में शक्तिशाली भील आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो देखो आप सभी जानते हो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आपके यहाँ पर गुरु गोविंद गिरी जो है इन्होंने जनजातीय आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया था, भीलों के अंदर राजनीतिक चेतना लाने का काम किया था। और इन्हीं से संबंधित जो है एक और आंदोलन है, कौन सा है? लसाड़िया आंदोलन। तो ये भी याद रखना, लसाड़िया आंदोलन, ये भी किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। और इसका भी नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गुरु ने किया था। निशा टेलर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका।
तो ये आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र के अंदर भीलों में सबसे पहले राजनीतिक जनजागृति लाने का, सामाजिक जागृति लाने का कार्य किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। और लसाड़िया आंदोलन आप जानते ही हो, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो आप जानते हो कि आजादी के बाद जो है अपने यहाँ पर कुछ 2-3 कंडीशंस अप्लाई कर दी गई थी कि अगर ये कंडीशंस आप पूरी कर देते हो तो हम आपकी रियासत को स्वतंत्र अस्तित्व रखने की परमिशन दे देंगे। कौन कौन सी थी? कि एक तो जो है आपकी जनसंख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? आपकी जनसंख्या लाख में होनी चाहिए। इनकम कितनी होनी चाहिए? करोड़ के अंदर होनी चाहिए। तो फिर हम आपकी रियासत को स्वतंत्र रहने की परमिशन देते कि वो या तो चाहे तो क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। चाहे तो क्या कर सकती है? पाक में मिल सकती है। चाहे तो इंडिया में मिल सकती है। तो उसके पास ऐसी स्वतंत्रता थी। अपने यहाँ पर 3-4 ही रियासतें थी ऐसी जिनका भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा था और जिनकी वार्षिक आय जो है वो सबसे ज्यादा थी। ऐसी कौन कौन सी रियासत थी? तो आपको याद रखना है, जयपुर जोधपुर आपके हो जाएगी, और फिर आपके बीकानेर है एक, और ये मेवाड़ जो है, उदयपुर रियासत जो है आपके, ये हो जाएगी। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जोधपुर के जो शासक हैं वो क्या करना चाह रहे थे? यहाँ पर जो दे रखे हैं उनमें से जोधपुर के शासक जो हैं वो क्या रखना चाह रहे थे? आजादी के बाद जोधपुर को अलग रखना चाह रहे थे। जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह है। बाद में हवाई दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। तो हमसे आर्टिकल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो किस आर्टिकल के अंदर है? तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 167 में इसके कर्तव्य दिए हुए हैं, जिसमें ये क्या करेगा? जिसमें ये अपनी सारी जो बातें हैं, जैसा आप मान लीजिए कि घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, किस किस तरीके से कोई घटना संचालित हो रही है, उन सारी घटनाओं का ब्यौरा कि ठीक है विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं, ये हम नया विधेयक लाने वाले हैं, तो उन सब की चर्चा, उन सब का ब्यौरा जो है वो किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो ये इसके कर्तव्य हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 167, ठीक है। लवकुश जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। 1857 के रिवोल्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल यानी कि भारत के जी कौन थे? तो 1857 के समय जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे। लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो क्वेश्चन जो है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि पहले मुख्य सचिव कौन थी। ये सब चीजें जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो आपको याद रखना है श्रीमती कुशल सिंह जो है वो अपने पहली महिला मुख्य सचिव थी। ये क्लासेस जो हैं जयपुर सिखवाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संचालित हो रही हैं, अभी लाइव चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ था? तो राजस्थान के गांधी कहते हैं हम, इनका जो उपनाम है वो है राजस्थान के गांधी। इनका जो रियल नेम है वो है गोकुल भाई भट्ट। झाडोल रियासत है सिरोही की। कौन सी? झाडोल रियासत से इनका संबंध है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। एकीकरण का जो हम चरण पढ़ते हैं 6वां और 7वां, उसमें आपको पढ़ाया जाता है अच्छे से सिरोही के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथल, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया ये हाथल। हाँ, बाद में 80 गांव जो है उनमें से आप जानते हो वल्लभ भाई पटेल जो है हाथल गांव को राजस्थान में सम्मिलित कर देते हैं और बाकी जो क्षेत्र है वो अपने अधीन रख लेते हैं। वो देना नहीं चाहते थे, उनको पता था कि टूरिस्ट प्लेस है, इससे आगे जाके राजस्व इकट्ठा होगा। तो ये उनकी थोड़ी सी खुद के लिए यूं कह सकते हो कि चालबाजी थी एक तरीके की। मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को रोना न पड़े, अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो आपको याद रखना है कि इस कथन का संबंध जो है बारठ परिवार से है और बारठ परिवार में सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी का ये कथन है। किसका?
प्रताप सिंह बारठ का। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ, आप याद रखना कि प्रताप सिंह बारठ कहते हैं जब उनको बरेली जेल के अंदर जो है वो रखा जाता है, तो उस समय उनका ये स्टेटमेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो है कुछ संस्थाएं संचालित होती है, जैसे रीको हो गया, राजस्व मंडल हो गया, वित्त निगम हो गया, तो ऐसी कुछ संस्थाओं का जो है आपको स्टैब्लिशमेंट का ईयर याद रखना पड़ेगा। अब राजस्थान राजस्व मंडल जो है इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1949 के अंदर। कब? 1949 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। राम राम, राधे राधे सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, प्रतिहार शासकों में रोहलिद्दी के नाम से जाना जाता था। तो आप जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि इसमें संस्थापक पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? हरीश चंद्र को कहा जाता है। और हरीश चंद्र की ही टाइटल है, क्या टाइटल है? रोहलिद्दी। और कहीं कहीं पर आपको मिलता है रोहल सिद्धि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि योग के अंदर जो है वो निपुणता है, यानी कि योग कला में काफी अच्छा कार्य इन्होंने किया था, इस वजह से इनको ये उपाधि मिली है। ठीक है, तो याद रखना कौन हो जाएंगे? हरीश चंद्र, गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक आदि पुरुष, ये भी कौन है? हरीश चंद्र है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल का है? तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता दूं कि राजस्थान को जो है आप इस तरीके से दो भागों में बांटना। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र है, और ये पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ की साहित्यिक भाषा जो है वो कौन सी है? डिंगल है। कौन सी है? डिंगल। और इधर आपके पूर्वी भाग के अंदर जो है पिंगल साहित्यिक भाषा है। तो यहाँ पर जो भी साहित्य लिखा जाता है वो मोस्टली पिंगल के अंदर लिखा जाता है। अचलदास खिंचरी वचनिका आप जानते हो ये किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तनु गुड मॉर्निंग, डिंगल के अंदर। राव जेठ सिंह जो है ये भी डिंगल के अंदर। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, ये भी जो है वो डिंगल का ही ग्रंथ है। तो आप याद रखना कि ये सभी ग्रंथ जो है वो किस भाषा में, किस शैली के अंदर लिखे हुए हैं? ये आपके पश्चिमी राजस्थान की डिंगल शैली के अंदर लिखे हुए हैं। डिंगल का जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा है? ये है पिंगल शिरोमणि। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसको इस तरीके से याद रखना, डिंगल का पहला ग्रंथ पिंगल से शुरू होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में है? तो चांद बावड़ी का क्वेश्चन जो है वो काफी टाइम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कहां पर है? दौसा में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? कुछ वोकैब्स जो है वो हमें याद रखनी पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि अगर बंदूक से निशाना साधने का अभ्यास कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे चांदमारी। क्या कहेंगे? चांदमारी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नमस्कार नमस्कार कुमकुम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए आगे देखते हैं। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। तो पहले चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये रूपायन संस्थान जो है ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। इसका जो काम है वो क्या करना है? तो राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उस आर्ट को संकलन करना है, यानी कि यहाँ पर जिस भी तरीके की, जैसे आप कोमल कोठारी को जानते हो, तो यहाँ पर भले ही वो नृत्य से संबंधित हो, भले ही कोई और जैसे आपके चित्रकला वगैरह हो, इनसे संबंधित हो, तो राजस्थान के अंदर जो जो कलाएं हैं जिनका लोप होता जा रहा है उनका संकलन करना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो आप जानते हो बीहड़ के लिए तो कौन प्रसिद्ध है? पूर्व के अंदर आपके चंबल का जो बेसिन है, चंबल के जो बीहड़ है धौलपुर करौली वाले क्षेत्र के अंदर, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो चंबल बीहड़ जो है वो वैसे भी आपको ऑलरेडी आप देख रहे हो तो पता चल ही जा रहा है कि बीहड़ भूमि के लिए सबसे ज्यादा चंबल के डाकू जो हैं वो उन्हीं बीहड़ के अंदर रहते हैं। कोई जाने की वहां पर कोशिश ही नहीं करता। काफी फेमस भी है ना, उसके ऊपर कुछ मूवी भी आई थी, मुझे मूवी का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है,
लेकिन कुछ मूवी आई थी वहां से रिलेटेड। जच्चा गीत किसे कहते हैं? जच्चा आपको पता ही है, अपन तो देसी रहने वाले हैं, तो अपने यहाँ पर जब भी नई मदर बनती है कोई वुमन, तो उसको क्या कहते हैं? जच्चा। और उसके बेबी को जच्चा बच्चा, मतलब आप हॉस्पिटलाइज जब रहती हैं वो तब भी आप सुन ही लेते हो कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तो जच्चा गीत जो है वो कब गाया जाएगा? पुत्र के जन्मोत्सव से संबंधित गीत है। तो भाई पुत्र हो या पुत्री हो, अपने तो बस ये याद रखना है कि हाँ, ये जन्म जब होता है तब गाया जाता है, ठीक है। नहीं, अपनी 2 दिन से क्लास जो है वो 11 बजे से लाइव चल रही है। मैंने मैराथन के टाइम पहले भी आपको बताया था कि अपनी जो क्लास चलेगी वो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले 11 बजे स्टार्ट होगी। तो अगर आप आज आए हैं तो आपको शायद पता नहीं होगा, पूरी क्लास जो आप देखते हो तो आपको पता रहता है कि मैंने क्या क्या बीच में बात की है। और इसी को क्या कहा जाता है? होलर गीत भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। किसी बच्चे ने बताया है, बढ़िया, जिसको याद है। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो आपको याद रखना है कि ये विदेशी उत्पत्ति वाले सिद्धांत से पूछा गया है। और राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो ये बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें हूणों की संतान बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो आपके विदेशी मत देशी मत दोनों में दिखाई देता है, इनका कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता है। तो ये आपको बहुत सारी जगह जो है वो दिख जाएंगे। अब किसी और पुस्तक में अगर आप उठा के देखोगे तो आपको जो है वो अलग अलग चीजें दिखाई देंगी यहाँ पर। लेकिन आप याद रखना कि इनसे संबंधित जो है बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि गुर्जर प्रतिहार जो है उनकी 26 शाखाएं हैं। तो 26 शाखाओं में 26 अलग अलग लोगों ने 26 अलग अलग मत दिए कि हमारी उत्पत्ति जो है वो इनसे हुई है, हमारी उत्पत्ति इनसे हुई है। तो किसी एक का पर्टिकुलर स्टैंड जो है वो नहीं होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर कोई और बता रहा है, उसका भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, सांझी की माता किसे माना जाता है? तो सांझी के अंदर जो आप प्रतिरूप बना रहे हो, सांझी किसका प्रतिरूप है? तो आपको याद रखना है कि सांझी माता पार्वती का प्रतिरूप है। और सांझी जो है वो कहाँ की फेमस है? तो सांझी जो है वो आपको याद रखना है नाथ द्वारा की केले की सांझी। किसकी? केले की सांझी फेमस है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी टाइम पूछा जाता है कि केले की सांझी जो है वो कहाँ बनाई जाती है? तो नाथ द्वारा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। आपको याद रखना है, माही नदी के किनारे को हम क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अंग्रेज सेनापति ने 1805 एडी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो 1804 1805 के अंदर जो है आपको पता है कि भरतपुर दुर्ग पर लॉर्ड लेक ने, अंग्रेज अधिकारी है लॉर्ड लेक ने, 5 बार अधिकार करने की कोशिश की और 5 बार क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हुआ? असफल हो गया। इसी वजह से लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? अभेद्य दुर्ग भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है लॉर्ड लेक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा रामदेव, क्या बात है भाई, नाम भी देखो। तो आप किसी भी ट्राइब से आते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सबकी अपनी अलग पहचान है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का जो अध्यक्ष है, हेड है, इसको अगर निलंबित करना हो, सस्पेंड करना हो, तो इसको सस्पेंड करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो इसको सस्पेंड करने का अधिकार है राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। तो आरपीएससी के हेड को राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है? सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, इसको हटा नहीं सकता। हटाने के लिए क्या चाहिए आपको? पूरी पूरी एक प्रोसेस होती है, उसके बाद राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन इसको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जाता। याद रखना, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम संधि कब और कहां हुई? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जब संधि करती है तो वो कौन सी रियासत करती है? करौली रियासत करती है। करौली के कौन से शासक थे? फटाफट से बताओ।
1817 के अंदर। इससे पहले जो है करौली के साथ सहयोग संधि भी होती है, वो 1803 के अंदर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1803 में सबसे पहले जो है वो करौली इनके साथ सहायक संधि करता है। फिर उसके बाद जो है जो डलहौजी आपके यहाँ पर जब क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल बन जाता है, तो उस समय आपके जो सहायक संधियां की जाती है सभी रियासतों से, आप देखते हो कि मोस्टली जो है वो किस टाइम की जाती है, 1817-18 के अंदर ही जो पूरी रियासतों से जो है वो संधि की जारी होती है। तो यहाँ पर नवंबर में 1817 में करौली रियासत जो है वो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत होती है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखो, सिरोही राज्य द्वारा अंग्रेजों से संधि कब की गई? तो सिरोही जो है आपको पता ही है कि पहले मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो शासक थे उन्होंने ये कह दिया कि भाई सिरोही जो है वो हमारे ही अधीन आता है। तो बेचारा सिरोही से किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तुमसे अलग संधि करनी पड़ेगी क्या। तो जब अंग्रेजों को ये लगा, क्योंकि मारवाड़ महाराणा ने क्या कह दिया कि सिरोही मेरे ही अंडर आता है, मैंने कर दिया साइन, तो ऑब्वियस बात है कि सिरोही जो है वो भी आपके इन हो गया। लेकिन बाद में सिरोही का राजा जो है वो खुद से ही अंग्रेजों के पास जाता है और कहता है कि मैं भी बाकी हूं और मुझे भी लो आप। तो सिरोही के शिव सिंह जो है फिर बाद में संधि करते हैं वो 11 सितंबर 1823 को। तो उससे पहले तक तो ये अंग्रेजों की नजर में मारवाड़ के अधीन थे। ठीक है, अब देखो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो आपको पता है कि 74वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अंदर ऐड होता है। और ये जो है कब अस्तित्व के अंदर आया है? तो ये आया है आपके 1 जून 1993 को। क्या यूज है इसका पता है ना सबको? 1 जून 1993 को आपको याद रखना है 74वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कल क्या लेके जाना है कपिल ये भी बता दूंगी। हंसना मना थोड़ी है भाई। चलो, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? तो आपको पता है कि मराठों के साथ जो है पिंडारी पहले अलग से क्या करते थे, जाते थे कि भाई मराठे जहां जहां जा रहे हैं उनके साथ साथ जो है पिंडारी भी अपनी सेना लेके जाते थे, और वो पैसों के लिए किसी भी तरफ से है लड़ लेते थे। उनके कोई ईमान धर्म नहीं था, जहां ज्यादा पैसे मिले वो वहीं चले जाते थे। लेकिन बाद में मराठों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों से संधियां हो गई, मराठे हार गए थे अंग्रेजों से। तो जब मराठे हार गए तो पिंडारी बेचारे क्या करे, तो पिंडारी क्या हो गए, अब बेरोजगार हो गए। तो अब पिंडारी यहाँ वहां जाके क्या कर रहे थे, एक दूसरे के लिए वही सेम काम जो मराठे करते थे, लूटो इधर उधर से लड़ो, तो सेम काम ही चल रहे थे इनके। तो इसी बीच जो है आमिर खां पिंडारी वो अंग्रेजों का थोड़ा सहमति बन जाता है, और इस वजह से अंग्रेजों के सहयोग से आमिर खां पिंडारी जो है 19वीं सदी के अंदर टोंक रियासत की स्थापना कर देता है। तो आपको याद रखना है ये आमिर खां पिंडारी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो आपको पता है मुनि मगन सागर ने लिखी है मत्स्य पुराण, और इसके अंदर किसका उल्लेख है? मीणा जाति का उल्लेख है। आप जब मीणा जनजाति आंदोलन पढ़ते हो तो उस समय आपके सामने आती भी होगी ये सारी चीजें कि मीणा जनजाति के अंदर जो है सुधार करने के लिए मुनि मगन सागर जो है वो सामने आते हैं। तो हम इनका नाम वहां पर भी पढ़ते हैं, और इनका जो ग्रंथ है वो मत्स्य पुराण है, और इसके अंदर कहा है कि मीणा जाति जो है इसकी उत्पत्ति मीन से हुई है, अर्थात मछली से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हीरे की खान कहां पर है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कोई डिटेल जो है वो कभी याद नहीं रख सकते, तो आपको अपनी ट्रिक बनानी होती है। तो केसरपुरा के अंदर जो है वो कौन है? हीरे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है? तो राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। कहां से? अग्निकुंड से। क्या कहा है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? यज्ञ किया था। यज्ञ की सुरक्षा के लिए कितनी आहुतियां दी? 4 आहुतियां दी। 4 आहुतियों से 4 वंश जो है, राजपूत वंश जो है वो आपके आते हैं। तो किस तरीके से आते हैं? सबसे पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार। कौन आते हैं? गुर्जर प्रतिहार। फिर उसके बाद आपके आते हैं परमार, फिर बाद में आते हैं चालुक्य, फिर बाद में आएंगे आपके कौन? चौहान लास्ट में। तो कई बार जो है वो क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रख लेना। पृथ्वीराज रासो जिसके रचयिता कौन है? चंद बरदाई हैं, और आप जानते हो इनको चंद बरदाई कौन थे?
तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है उनके मित्र रहे हैं, उनके दरबार के अंदर थे। तो याद रखना, विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो विजयपाल जो है सबसे पहले अपनी जो राजधानी है वो कहां पर बनाते हैं? बयाना बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कपिल ले जाएंगे भाई सबको, है ना। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोठड़ा जो है आप जानते हो, मैंने पहले भी आपको क्लासेस जो है आर्ट एंड कल्चर उनके अंदर बताया था कि जब इस तरीके की बूंदे होती है ना, आपको कोई भी कपड़ा देख दो जिसके अंदर थोड़ी मोटी बूंदे बनी हुई रहती है, वो आपके मोठड़ा कहलाता है। और ये जो मोठड़ा है इसकी पगड़ी पहनते हैं, किस अवसर पर पहनते हैं? तो दशहरे के अवसर पर जो है वो कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो आप मेरे को ये बताओगे। और शादी ब्याह वगैरह जो भी होता है इसके अंदर अपन पहनते हैं मोठड़े वाली पगड़ी, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे राइट आंसर होगा। पहले पगड़ी है, फिर बाद में ओढ़नी, ये सब तो अब ऑब्वियस बात है। जैसे कि कोई भी प्रिंट चल गया तो लड़के लड़कियां सब जो है वो ट्विनिंग करके पहनते ही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई जो हमारे राजस्थान में किन किन से की जाती है? या तो हमारे यहाँ नहरें हैं, या तालाब है, या कुएं या नलकूप है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो किससे होती है? कुओं व नलकूपों से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतोष, कपिल, सीलू कंवर, मणिकर्णिका, अनीशा, बने सिंह, संजू, कपिल, मनोज, बिल्कुल विकास जी, सबने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। भूमिका, मदन जी, संतोष, सोनम, दीपेश, बीएसटीसी लवर, कल्पना, रमेश जी, गौरव, सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मतलब आपकी प्रिपरेशन है, डरने वाली बात नहीं है। दीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून। आपका नाम भी ले देंगे, क्यों नहीं लेंगे। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? तो राजपुताना ये अपना जो राजस्थान वाला क्षेत्र है इसके लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है 1800 ईस्वी के अंदर किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, रिवीजन इज द की, बार बार रिवाइज करो, सारी चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। तो 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, याद रखना। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो पहले जो है बाणगंगा का मेला जो है वो जयपुर के अधीन आता था, लेकिन अब वर्तमान में आपके क्षेत्र चेंज कर दिए गए हैं, जिले बढ़ा दिए हैं। तो बाणगंगा का मेला अब कहाँ पर आता है? कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा का मेला लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो देखो, जुआ किसे कहते हो कि भाई आप लक पे भरोसा कर रहे हो कि लक अच्छा हुआ तो जीत जाएंगे। वैसे ही मानसून आया तो कृषि की फसलें जो है वो अच्छी हो जाएंगी, वरना नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी कि टेराकोटा के लिए फेमस है। तो टेराकोटा के लिए मोलेला क्षेत्र जो है वो फेमस है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मोलेला राजसमंद जो है वो किसके लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो आप जानते हो कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? आपके मावठ कहते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और इससे बरसने वाली बूंदों को क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप। क्यों कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंदे? तो उसके कहने के पीछे का रीजन ये है कि ये गेहूं की फसल के लिए जो है वो बहुत लाभदायक है, इस वजह से इसे क्या कहा जा रहा है? गोल्डन ड्रॉप कहा जा रहा है। तो किस फसल के लिए वरदान हो गई? गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? तो ये महकमा खास वास्तव में था क्या? तो महकमा खास जो है वो आज का अपना जो न्यायपालिका आपने देखी हुई ना, ये वैसे ही न्यायपालिका थी, और ये महाराणा शंभू सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। महाराणा
शंभू सिंह मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना करते हैं। फिर बाद में आगे जो है वो इन्हीं के पुत्र आगे आते हैं और वो स्थापना करते हैं फिर इजलास खास की। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? तो सांबर के लिए जो है अंग्रेजों ने 2 बार समझौते किए थे। जो पहला समझौता था वो 1869 के अंदर होता है। नावा और नोख वाले जो 2 क्षेत्र हैं वो इनको पट्टे पर दे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास शेयर कर दो। और आप लोग कितनी बार कहना पड़ेगा भाई? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य जहां पर है वहीं पर कौन सा है? आपके रामसागर भी है। तो ये आपके दोनों कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सारे अभ्यारण्य जो है वो भले ही आपको ऐसे याद ना रहे, लेकिन आप थोड़ा सा लोकेशन वाइज उनको देख के चले जाओ कि नाम आए तो कुछ ना कुछ लिंक कर लो आप। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में पथिक जी ने किसे सौंपा था? तो आप देखते हो कि बेगू किसान आंदोलन जो है स्टार्ट होता है, तब इसके नेतृत्व के लिए सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? पथिक जी को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उनकी परफॉर्मेंस जो है उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो अब ऐसी स्थिति में बेगू वाले भी यही चाहते थे कि हमारा भी नेतृत्व कौन करे? विजय सिंह पथिक करे। लेकिन विजय सिंह पथिक के लोगों को समझाने के बाद राम नारायण चौधरी को जो है वो क्या बनाया गया? यहाँ का नेतृत्वकर्ता बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डाबी में भीड़ पे गोली चलाने के आदेश जो है वो किसने दिए थे? आपको पता है कि डाबी के अंदर जो है लोग मिलके क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। और इस सभा पर किसके आदेश से गोली चलाई गई थी? तो इकराम हुसैन के आदेश पर गोली चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल सबके जो है वो इकराम हुसैन आ गए हैं आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। और लास्ट में बताना भाई किसका सेंटर कहाँ कहाँ आया है, ताकि थोड़ी सी टिप्स मिल जाए आपको। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान जो है दुग्ध उत्पादन के अंदर कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, कौन से स्थान पर? पशुधन में दूसरे स्थान पर, और यहाँ दुग्ध उत्पादन के अंदर भी दूसरे स्थान पर। तो फटाफट देखो अगला क्वेश्चन, राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? किसकी? आजाद मोर्चे की स्थापना के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी जयपुर रियासत थी, जयपुर रियासत में आपको पता है एक समझौता हो गया था। कौन सा समझौता हो गया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट को करने वाले कौन कौन थे? आपको पता है हीरालाल शास्त्री थे आपके एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन थे? मिर्जा इस्माइल थे। ठीक है, मिर्जा इस्माइल। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच जब जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से बाकी और जो प्रजामंडल के सदस्य थे वो खुश नहीं थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया? बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा की स्थापना कर दी, और इन्होंने क्या? अलग पार्टी बना ली। और फिर बाद में दोनों जो है प्रजामंडल और आजाद मोर्चा किसके कहने पर मिल जाते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1945 के अंदर जो है आजाद मोर्चा का विलय वापस किसके अंदर हो जाता है? आपके जयपुर प्रजामंडल के अंदर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पुकार के रचयिता, राजस्थान की पुकार इसके रचयिता कौन है? तो हमें याद रखना है बाबा नरसिंह दास को। तो ये जो है वो किसकी रचना है? बाबा नरसिंह दास की है, राजस्थान की पुकार। ठीक है, बिल्कुल, जय जोहार। चलिए बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन का बी था, अब जो है आपका आंसर सी है इस क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां पर है? तो वही मैंने आपको पहले भी बताया है कि रावत भाटा के अंदर जो है वो आपके परमाणु केंद्र है। ठीक है, कौन सा? रावत भाटा। तो याद रखना रावत भाटा का नाम। चलिए
आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति का सर्वाधिक योगदान रहा था। तो बिजोलिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा किस जाति के किसान थे, तो आप देखते हो वहां पर सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के किसान थे। किसके? धाकड़ जाति के किसान थे। तो आपको याद रखना है ये बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसी ने बनाया था। और क्या था? अहिंसक आंदोलन था, किसी भी प्रकार की हिंसा जो है वो इसके अंदर नहीं देखी गई थी। यश, आपका नाम भी ले दिया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर के किसान आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था। जैसे आप देखते हो बिजोलिया बेगू के अंदर जो है लाग बाग बहुत सारी थी, तो उनका मेन रीजन वही था कि हमसे जो है बहुत 84 प्रकार की 76 प्रकार की जो है लाग बागें ली जा रही है। यहाँ पर इनसे अलवर वाले किसानों से मतलब क्या वैर था, तो इनका जो वैर था वो ये था कि यहाँ पर जो है जंगली सुअर रोंदे जो होते थे वो थे, उसकी वजह से जो है मतलब राजा जो है वो शिकार करने के लिए आता था, इसलिए उसने क्या बना रखे थे? बाड़े बना रखे थे। और ये बाड़े के अंदर से जो है सुअर इधर उधर भाग जाया करते थे, लोगों की खेती को, फसल को नुकसान होता था। और जब शिकार पे आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? इन रोंदों से कहीं ना कहीं तो जो है वो सुअर को छोड़ोगे, तभी तो महाराजा शिकार करेगा, वरना एक जगह पड़े होगे क्या शिकार करना। तो ये सुअर जो इधर उधर घूमता था, इसको मारने की तो परमिशन थी नहीं, तो इस वजह से ये जो तहस नहस होता था उसका कोई खामियाजा भुगतता नहीं था। तो यहाँ पर यही समस्या थी कि इनको जो है परमिशन नहीं मिली हुई थी, ये जंगली सुअरों से परेशान थे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से ज्यादा जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल, डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रख लेना, 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। तो आप जानते हो कि किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी और इन्होंने इस कटराथल सम्मेलन के अंदर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। उत्तमा देवी जो है वो इसके अंदर मुख्य वक्ता रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनका जो भाषण है वो चिरकालिक कालजयी हो गया है, तो याद रखना उत्तमा देवी और किशोरी देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। तो अभी तक हमारे पास 2011 तक की जनगणना के आंकड़े हैं, वरना अब तो हम पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो पता नहीं। तो आपको याद रखना है कि 971 से 81 वाला जो दशक था, स्वतंत्रता के बाद जब थोड़ी अपनी यहाँ पर पॉलिटी जो है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्टेब्लिश हो गई थी और अब चैन की सांस आ गई थी लोगों को, तो यहाँ पर इस एरा के अंदर जो है, इस दशक के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, सुहानी, बहुत बहुत सुहानी बेटा आपका भी। आकाश जी क्या बोल रहे हैं? आकाश जी आपका मैसेज जो है वो थोड़ा जल्दी निकल गया, तो थोड़ा सा आप देखो, क्लास को शेयर करो। क्लास जो है आज अपनी 300 प्लस नहीं हुई तो देख लेना आप लोग, फिर बाद में इग्नोर हो सकते हैं भाई कुछ लोग। राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। तो आपको याद रखना है राहुल, क्या हुआ भाई? देखो, मैंने आपको बताया होगा कि कुंभा और जोधा के बीच जो है वो लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि रायमल को मार दिया जाता है और इस समय जोधा जो है भागा भागा फिरता रहता है। फिर इन दोनों के बीच जो है आवल बावल की संधि होती है और आवल बावल की संधि के बाद आप देखते हो कि जोधा जो है वो अपने व्यवहार जो है उसको मेंटेन रखने के लिए कुंभा के पुत्र रायमल से अपनी बेटी श्रृंगार देवी की शादी करवा देता है। किसकी करवा देता है? श्रृंगार देवी की शादी करवा देता है। कहाँ जा रहे हो भाई? रॉयल आर के देवा, आपका भी नाम ले दिया भाई, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा निकिता जी, आपका सेंटर जो है जयपुर आया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जयपुर आपका सेंटर आया है, जयपुर आओ, एग्जाम दो, फिर बढ़िया घूम फिर के यहाँ से जाना आराम से। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले के अंदर आपदा प्रबंधन का जो कार्यभार है ये किसको सौंपा जाता है? ये सौंपा जाता है जिला कलेक्टर को। किसको? जिला कलेक्टर को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान में कौन से प्रदेश रामायण व महाभारत काल के अंदर मौजूद थे? तो यहाँ का जो मत्स्य प्रदेश है, मरुजांगल प्रदेश, जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है,
जांगल प्रदेश और मत्स्य प्रदेश जो कि आपके पूर्व के अंदर आता है, ये दोनों आपके रामायण में भी महाभारत काल में भी क्या थे, मौजूद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप जयपुर से ही हो? हम भी यहीं से हैं। चंचल, अमित, नमस्कार नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, कपिल कहाँ से हैं? ब्यावर से। कैला देवी का मेला कब लगता है? कैला देवी करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत पर इनका मेला जो है ये कब लगता है? इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर। चैत्र शुक्ल पक्ष में इनका मेला लगता है अष्टमी को। सभी देवियों का मेला जो है वो मोस्टली जो है आप देखोगे सप्तमी अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष के अंदर ही लगता है। ठीक है, कब लगता है? शुक्ल पक्ष के अंदर ही लगता है, तो आप याद रखना। नमस्कार, जय भीम पंकज। अगला क्वेश्चन देखो, रब्बी की फसल का उदाहरण है। तो रब्बी की फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का आपके कौन सा है? मोटा अनाज है, खरीफ, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो बाकी अब आपको याद रखना है कि अलसी जो है, तारामीरा जो है, अलसी तारामीरा ही मोस्टली जो है आपको कंफ्यूज करेगी। तो आप याद रखना, अलसी हो गई, तारामीरा हो गई, ये सब किस में आएंगे? रब्बी की फसल के अंदर आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। कुमकुम सीकर से हैं। हाँ, एसएससी जीडी के बारे में देखिए, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके ये नवरात्र के अंदर सप्तमी अष्टमी इन्हीं को सबसे ज्यादा आपके मेले वेले लगते हैं। 3 बार जो मेला लगता है वो विरात्रा माता का लगता है। ठीक है, तो याद रखना। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो कर्णा भील जो है वो नड बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है इनसे संबंधित? तो नड के वादक है ये, नड वादक कर्णा भील, तो याद रख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो लाल और काले मृद भांड कहाँ से मिले हैं? तो आप जानते हो कि लाल काले मृद भांडों वाली संस्कृति आपके कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रोहित, हम यही जयपुर से ही बिलोंग करते हैं और यहीं से आपकी क्लास जो है वो लाइव चल रही है। अच्छा, स्माइल, मुस्कुराइए, मैं चौमू से हूं ऐसा। पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो आप देखते हो कि सबसे ज्यादा खाने लायक नमक जो है वो हमें पंचभद्रा से मिलता है और इसके अंदर 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो सबसे शुद्ध नमक आप इसे कह सकते हो पंचभद्रा से। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो आपको याद रखना है कि अरे वो कुछ लिखा था, निकल गया, कोई नहीं। नहीं नहीं निकिता जी, हमारी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं अभी। ऑफलाइन जैसे ही अवेलेबल होंगी हम आप सभी स्टूडेंट्स का उस समय जो है स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। जय गणेश जाटव जी, हेलो नमस्कार, आपका स्वागत। क्लास जो है वो अपनी यूं ही चलने वाली है अभी। बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, अपने कुछ क्वेश्चन है ये पूरे हो जाए, जैसे ही खत्म हो जाएंगे तब अपनी क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा ओके ओके, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है लेकिन मणिकर्णिका, हाँ क्या लिखा है, पढ़ाओ। ओके ओके, चलो मैं आपका मैसेज देखती हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार किसका प्रसाद मिलता है? यहाँ पर देखो आपके शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, माता को 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। 2.5 प्याला में 2-3 जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके शीला देवी जो कि आपकी आमेर, आप जानते हो शीला देवी का मंदिर है, राजा केदार से जो है मानसिंह जीत के लेके आए थे शीला देवी की मूर्ति। ये शीला देवी के जो प्रसाद चढ़ता है वो शराब का प्रसाद चढ़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि एक बार आरएस के अंदर भी पूछा गया है और आपके शायद किसी और एग्जाम के अंदर भी पूछा गया। ये 2-3 एग्जाम के अंदर जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है? कौन सा क्वेश्चन है मेरे को एक बार आप, अच्छा मैंने आहड़ का, ओ सॉरी सॉरी भाई, अगर मैंने तो गलत उसको उच्चारण कर दिया है तो मैं माफी चाहूंगी। लाल काले मृदभांड का, अच्छा मैंने क्वेश्चन चलो एक बार देख लेती हूं मैं।
ओके ओके, ये आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी इधर आप देखिए स्लाइड का नंबर है एक्चुअली। तो ये आपका क्वेश्चन जो है लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति, हाँ रेड एंड ब्लैक वेयर्स जो है वो आपके कहाँ पर है, आहड़ के अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सा याद रखना, मेरे को शायद ये लाल काले काले रंग की चूड़ियां जो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा माइंड में रह गया था। चलिए, तो ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोलायत झील स्थित है, तो कोलायत झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोलायत झील आपके बीकानेर के अंदर है। कपिल मुनि, यहाँ पर आप जानते हो कपिल मुनि की पावन धरा है, और कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। कौन से? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। तो एक बार क्वेश्चन जो है वो ये भी आया है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता निम्न में से कौन है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता आपके कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि हो जाएंगे। और यहाँ का दीपदान भी फेमस है। क्या है? दीपदान फेमस है। राजस्थान में दीपदान जो है वो दो जगह के, एक तो कोलायत के अंदर हो जाएगा और दूसरा आपके पुष्कर के अंदर, तो ये दो जगह के फेमस है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ के कौन से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई थी? तो ये कीर्ति स्तंभ आप देखते हो कि सारंगपुर युद्ध के बाद जो है कुंभा जो है इसका निर्माण करवाता है विजय स्तंभ का, और उसी समय जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो लगवाई जाती है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लगवाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया। एक्चुअली ये त्रिभुवन नारायण जो है, मैं इसकी स्टोरी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जो है परमार राजा भोज जो है वो इसका निर्माण करवाते हैं। किस नाम से करवाते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जो है इसका निर्माण करवाते हैं। फिर बाद में आप जानते हो चालुक्य शासक है कौन? कुमारपाल चालुक्य जो है वो इसका निर्माण करवाता है, और वो इसे नाम देता है समिधेश्वर। क्या नाम देता है? समिधेश्वर मंदिर। फिर बाद में मोक्कल जो है वो इसका पुनर्निर्माण करवाता है। फिर मोक्कल के टाइम से जो है फिर हम इसे जानने लग जाते हैं मोक्कल मंदिर, या फिर जो है इसके अंदर अद्भुत जो मूर्ति है उसकी वजह से कहा जाता है इसे अद्भुत जी का मंदिर, तो अद्भुत कहा जाता है। कई बार लिखा हुआ आता है इस तरीके से, तो ये याद रख लेना। पहले परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, फिर कुमारपाल करवाता है पुनर्निर्माण, और फिर बाद में आपके कौन आ जाएंगे? मोक्कल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही बताया है आपने। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखें, और इसका राइट आंसर लगा लेना आप। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से जो है वो अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, मार्च 2000 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो आपको पता है जठे जठे गोगो, जड़े जड़े खिचड़ी, बठे बठे गोगो। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सॉरी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है शायद। आरपीएससी हेड जो है उसको अगर हमें क्या करना हो, निलंबित करना हो, तो निलंबित करने के लिए हमें क्या याद रखना है? राज्यपाल जो है वो इनको निलंबित कर सकता है। हटाने के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि हटाने की जो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर पद पर कार्य कर रहे हैं, सस्पेंड करना है, तो सस्पेंड करने के लिए राज्यपाल जो है वो इनफ है। छोटी काशी बूंदी, सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, वहां से बहुत बहुत स्वागत सोनू जी आपका। चलिए, आगे देखो, चावड़ा शासक यहाँ पर हुए थे अपने, और उनका सबसे प्राचीन राज्य पूछा जा रहा है। तो चावड़ा जो है शासक भीनमाल के अंदर आए थे। आपके भीनमाल, श्रीमाल कहो, आपको याद रखना है। भीनमाल के अंदर जो है ये इनका राज्य था। चावड़ा राजपूत शासक थे ये भी। आगे देखो, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये जो है वो किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये रणथंभौर शासक, चौहान शासक हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया है।
याद रखना 1282 में शासक बनते हैं, 1301 के अंदर जो है साका हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना सी आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। हमीर देव चौहान अपनी हट के लिए जाने जाते थे। झालावाड़ का अंतिम शासक कौन था? तो झालावाड़ जो है वो आपको याद रखना है कि आपकी सबसे नवीन रियासत है और इस रियासत के सबसे अंतिम शासक थे राजराणा। राजराणा जो है ये कब लगाने गए थे? जब झाला जालिम सिंह जो है मेवाड़ के अंदर काम किया करते थे, तो फिर मेवाड़ से जो है इनको ये उपाधि मिली थी राजराणा की। तो फिर बाद में जितने भी आगे झाला शासक हुए उन्होंने राजराणा की उपाधि को कंटिन्यू रखा था। तो राजराणा हरीश चंद्र जो है वो आपके इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, राजराणा हरीश चंद्र। राजेंद्र सिंह, ये आपने पढ़ा होगा कि वो काठ का महल जो है वो बनवाते हैं। तो काठ का महल वैसे देहरादून के अंदर बनता है, लेकिन ये उसको लेके आते हैं, वो एक प्रदर्शनी में लगा हुआ रहता है, तो ये वहां से लेके आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74वां संविधान संशोधन। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी वापस से रिपीट हो गया, शायद स्लाइड में कुछ मिस्टेक है। तो ये 1 जून 1993 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय बताता है। तो कक्कुक किस संप्रदाय से, सॉरी किस राजवंश से रिलेटेड है? तो ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। और कक्कुक जो है इसका उल्लेख आपको याद रखना है घटियाला के अंदर बताया। घटियाला के अंदर जो है कक्कुक ने आपके 2 शिलालेख लगवाए थे, एक तो 837 का है और दूसरा जो है वो 861 ईस्वी का। तो दोनों के अंदर जो है डिटेल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम दी गई हुई है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक 837 का जो कि आपके माता की साल के अंदर है, दूसरा 861 के अंदर है। ये आपके कहां पर है? खाखू देवल नाम की जगह पे है। तो ये दोनों का टाइम पीरियड याद रख लेना। और दोनों जो है वो कब के हैं? दोनों आपके कक्कुक के समय के हैं, कक्कुक ने लगवाए थे। ठीक है, इसने मंडोर के अंदर और आपके घटियाला के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? रोहिन स्तूप भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या बनवाया था? जय स्तंभ बनवाए थे। और रोहिन स्तूप में इसने विष्णु मंदिर बनवाया था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। घटियाला, घटियाला के अंदर इसने कहा है कि इसने आभीरों पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? तो सूर्य की किरणें जो है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हो। पूरी एक्सप्लेनेशन करने जितना तो अपने पास टाइम भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है सूर्य की किरणें इधर से निकलती है। तो जैसलमेर में जो है सब लगभग 30-35 मिनट बाद जो है यहाँ पर सूर्य उदय होता है। सबसे पहले सूर्य उदय जो है वो कहाँ पर होता है? धौलपुर के अंदर होता है। ठीक है, मग जाति है कि नग जाति है? नग जाति के मातृ रवि। ठीक है, नग जाति के मातृ रवि है वो। एक चोपड़े में संत मावजी ने स्वयं को कृष्ण का कौन सा अवतार घोषित किया है? तो आप जानते हो कि इनका ग्रंथ है जिसको, संत मावजी का ग्रंथ है जिसको क्या कहा जाता है? चोपड़ा ग्रंथ कहा जाता है। और इसमें इन्होंने बताया है कि मैं कृष्ण का जो है वो 10वां अवतार हूँ। और ये 10वां अवतार कौन सा है? तो ये है आपके कल्कि अवतार। कौन सा? कल्कि अवतार। तो आप पढ़ते भी होंगे, अब तो शायद प्रभास की मूवी भी आ रही है कल्कि। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय? तो आप जानते हो महाराणा कुंभा के समय जो है इसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो आप देखते हो कि 23.5 डिग्री जो है राजस्थान के कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान में झोरावा है। तो झोरावा जो है वो एक गीत है और ये विरह गीत है। ठीक है, कौन सा गीत है भाई? विरह गीत है, विरहिणी स्त्री द्वारा गाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बाप्पा रावल का मूल नाम था। तो बाप्पा रावल का मूल नाम क्या है? बाप्पा रावल का मूल नाम काल भोज बताया गया है। इनके बेटे का नाम जो है वो खुमान है। 566 ईस्वी के अंदर जो है गुहिल संप्रदाय या जो सिसोदिया आपका राजवंश है उसकी स्थापना कर देते हैं। हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो है इनको क्या मिलता है? शासन मिलता है। इसकी वजह से जो है ये बाद में एकलिंग महादेव का मंदिर बनवाते हैं। क्या लिख रहे हो आप लोग? ऑप्शन नंबर ए किसका बता रहे हो? सी आएगा ना यहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा
कि काल भोज जो है वो बाप्पा रावल का नाम है यहाँ पर। ठीक है, बाकी गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो कहते हैं कि नहीं, बाप्पा जैसे अपन लोग ऐसे बोल नहीं देते, नॉर्मल गुजरात के अंदर बाप्पा बोला जाता है, तो कि ये वैसे टाइटल है इनका, ना कि इनका कोई नाम है बाप्पा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो मोस्टली कटाक्ष करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? तो टोंक के अंदर जो सुनहरी कोठी है इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम ने। किसने? इब्राहिम खान ने। चलो, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सॉरी डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताने की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि जब अंग्रेजों के साथ ब्रिटिशर्स के साथ संधि की गई तो ब्रिटिशर्स जो है वो इनसे क्या नहीं लेते थे, किसी भी तरीके की कोई किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये रियासत जो है वो पहले मराठों को किसी भी तरीके का खिराज नहीं देती थी, तो किसी भी तरीके का शुल्क जो है ये अदा नहीं करती थी, इसलिए अंग्रेज भी जो है वो इनसे नहीं लेते थे। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। फिर बाद में जो बच्चे देखेंगे ना यश, फिर उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं वेट करूंगी तो क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और उस वजह से फिर वो देखेंगे तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए। वरना मुझे तो आपसे बात करने में क्यों जोर आएगा बताओ? इतने अच्छे अच्छे बच्चे अपनी क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग डेली आ रहे हैं क्लास के अंदर। मोटिवेशनल गुरु नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। पंकज जी जय भीम। मेहर नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत स्वागत आपका। विकास जी राम राम, आपको भी राम राम। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियों का प्रस्तुतिकरण होता है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है? तो आप देखते हो कि भवाई नृत्य जो इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, इनके अंदर जो कलात्मक कुछ नहीं है। तो ये आप भवाई नृत्य के बारे में याद रखना कि भवाई नृत्य जो है इसके अंदर कलात्मक शैलियां जो है वो प्रस्तुत की जाती हैं। आपने देखा भी होगा, यहाँ अगर आप जयपुर आते हो तो यहाँ का जो रविंद्र मंच है वहां पर बहुत अच्छे से प्रस्तुतियां दी जाती है। कई बार आप आओ किसी समय तो जरूर देखना भवाई नृत्य। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आरएस के अंदर भी आया हुआ है और शायद टीचिंग का कोई एग्जाम था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसके अंदर भी आया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली ये जो आपका उपकरण है ये आपके याद रखना यूनान से संबंधित उपकरण है और वैसा ही यहाँ पर मिला। इसका मतलब क्या लिंक किया जा रहा है कि इनके जो है विदेशों से संबंध थे, बाह्य संपर्क थे, मतलब कि बिजनेस हो रहा था, इनके बीच ट्रेड हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल वो रुमाल उठाना पीछे होके, तो बहुत सारी चीजें जो हैं आप उसके अंदर देख पाओगे। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम जो होता है, जैसे अपने यहाँ पर जयपुर के अंदर जो है वो नगर निगम है, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। नगर पालिका होती है, नगर पालिका 1 2। अगर किसी ने ईओआरओ के एग्जाम की तैयारी की होगी ना बहुत अच्छे से उसको पता होगा। तो नगर निगम की सभा का सभापति पूछा है हमें, तो नगर निगम की सभा का सभापति कौन हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। ठीक है, मेयर। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हर्राय ने अकबर की अधीनता किस जगह स्वीकार की थी? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली और नागौर। तो आपको पता है 1570 के अंदर जो है अकबर क्या लगाता है? नागौर दरबार लगाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर मैं क्या करूंगा, या फिर मैं आपके शासन को जिस साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है मैं उस तरीके से हथियाऊंगा। तो आपको याद रखना है नागौर के अंदर एक तो इसने इस समय शुक्र तालाब बनवाया था। क्या बनवाया था? शुक्र तालाब बनवाया था। दूसरा आपको याद रखना है जो इसका उद्देश्य था अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। तो आपको पता है कि इस समय जो है हर्राय भाटी जो है जैसलमेर के शासक थे और इन्होंने नागौर के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 ईस्वी में। इसके साथ ही जो है उदय सिंह भी आप देखते हो इस दरबार के अंदर आते हैं, वो भी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो 4 शासक जो है वो इस समय आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, याद रखना आप।
क्या चल रहा भाई, खुद की बातें चल रही है तुम लोगों की। हाँ, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में शुरू किया गया? तो आप जानते हो कि जालौर सुंदा माता जो है आपके सबसे पहले यहाँ पर रोपवे स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले रोपवे जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। अब तो कुछ प्रस्तावित और है, तो नया बजट आ जाता है, फिर अपन पूरा डिटेल से और पढ़ेंगे इसको। किस जिले में स्थित मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया था? तो आपका नया जिला बन गया है अब बालोतरा, और इस बालोतरा के अंदर आ गया है अब ये मियां का बाड़ा, या फिर आप याद रखना महेश नगर हॉल्ट। तो ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो थोड़ा सा नया अपडेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा याद रख लेना माइंड में। अगला क्वेश्चन, किस परमार जाति राजा को कवि वृक्ष की उपाधि दी गई है? तो कौन से ऐसे परमार शासक थे जिनको कवि वृक्ष कहा गया है? तो आपको याद रखना है मुंज परमार जो है इन्हें कहा गया है कवि वृक्ष। क्या? कवि वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बालोतरा होगा कि बालोरता होगा? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई है? तो राजस्थान के अंदर आपको पता है बाड़मेर में कोई छावनी नहीं थी, जोधपुर में कोई छावनी नहीं है, माउंट आबू के अंदर छावनी नहीं थी। ये क्या था? उनकी कैपिटल हुआ करती थी समर के अंदर। तो समर के अंदर जो है वो यहाँ पर बैठा करते थे ब्रिटिशर्स। तो नसीराबाद जो है वो छावनी है, आप जानते हो। क्रांति के अंदर आप 6 छावनियां पढ़ते हो, उनमें से एक नसीराबाद भी है। आगे देखो, कर्णाभील, एक्चुअली रिपीट क्वेश्चन, इसमें कुछ रिपीटेड आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इनका संबंध जो है वो किससे है? नड़ से है। किससे हो जाएगा? नड़ से हो जाएगा। अच्छा, मुस्कान बता देगी तो क्या तुम घर चले जाओगे उसके? अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है वो है गवरी। 40 दिनों तक चलता है लगभग, और आपको याद रखना है ये भीलों का सबसे प्रसिद्ध, सबसे लंबा चलने वाला दिन के समय आयोजित होता है। तो ये गवरी लोकनाट्य इनसे संबंधित है, मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर जो है प्रसिद्ध है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी बेसिन यानी कि पूर्व के अंदर जो है कौन कौन सी नदियों का बेसिन है? चंबल जो है नहीं है। अच्छा, जवाई जो है ये पूर्वी बेसिन का है। तो जवाई पाली के अंदर जो है, आपको याद रखना है जवाई कहाँ के है अपने? पाली के। पहली बार मैंने बता चुकी हूँ इसको बारे में। देखो भाई, 2-4 बच्चे जो हैं वो अपने यहाँ पर अलग ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, गजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, 40 डेज तक जो है वो कंटिन्यू चलता है। और भक्ति मीणा ने भी पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है शायद इसका। तो बिल्कुल सभी बी बता रहे हैं, बहुत सही। शिवानी, सी किसका बता दिया बेटा आपने? जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है स्वतंत्र बावनी रम्मत के बारे में हम पढ़ते हैं, और स्वतंत्र बावनी किसने लिखी है? तेज कवि ने लिखी है। जैसलमेर के अंदर पाटा संस्कृति आप जानते हो, और रम्मत जो है जैसलमेर और बीकानेर दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक। तो आपको तो अगर समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे, किसने कहा कि संविधान सभा में जो है सभी सदस्यों को जो है समान अधिकार मिलने चाहिए, अगर ये भी नहीं पता हो तो अपने को तो ये पता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो अपने कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, पीएम का पद चेंज करके ही तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, उसके बाद ही तो चेंज किए थे ये सब। तो आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखो, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। तो आप जानते हो कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय जो है अकाल से बचने के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रची गई थी, और ये प्रशस्ति जो है वो आपके किसने रची थी? तो इसके रचनाकार जो है रणछोड़ भट्ट तेलंग, तेलंग ब्राह्मण होते हैं। तो ये आप याद रखना, रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आदिवासी आर के लवर, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार आपको। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का क्या कारण है? तो आप देखते हो कि शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी राजस्थान है, और पश्चिमी राजस्थान में
कौन सा क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, तो रेत जो है वो सबसे जल्दी गर्म होती है और सबसे जल्दी ठंडी भी होती है। तो यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर अगर रात में यहाँ पर ठंड ज्यादा क्यों पड़ती है, रात हो या दिन हो, यहाँ पर ठंड पड़ने का कारण ये है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है वैसे ही मिट्टी जो है उसके अंदर सबसे फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं। तो अगर आप देखते हो कि सुबह 9 बजे भी जो है वो रेगिस्तान के अंदर आप नहीं जा सकते, मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म लगती है। तो उसका कारण यही है कि ये बहुत इंस्टेंट रिएक्ट करती है। तो रेतीला धरातल होना इसका कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में तो 50-55 से भी ऊपर चला जाता है और सर्दियों में जो है वो माइनस के अंदर चला जाता है। तो यही इसके पीछे का कारण है। ठीक है, अब बर्फबारी तो कहाँ होगी, वर्षा तो यहाँ पे हो ही नहीं रही और वर्षा नहीं हो रही तो वन तो कैसे हो सकते हैं। तो वैसे भी आपको ऑप्शन में भी जो है अच्छे से पता चल रहा है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है ये मैराथन क्लास ये खत्म होती है और मतलब इसके क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो है आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे बताओ। देखो पेपर आपको नहीं लाने देंगे, पेपर जो चल रहा है आपका वो कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। पेपर आपका 12:30 बजे स्टार्ट होगा और आपकी एंट्री जो है आपको कितने बजे तक ले लेनी है, तो आप याद रखना कि आपको एंट्री ले लेनी है वहां पर 11 बजे से 11:30 के बीच में। 11 बजे ले लेना या फिर आप ले लेना 11:30 बजे के समथिंग। वो 11 बजे से एंट्री जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अंदर जाके आपको करना कुछ नहीं है, या तो हेड डाउन करके आप सो जाना या फिर जो है आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो कुछ याद है आपको तो आप उसको रिवाइज कर लेना खुद से। ठीक है, अब कल आपका पेपर है और सेंटर आप लोगों का जहां जहां पर आया है वो आप थोड़ा सा देख लेना कि अगर आपसे थोड़ा दूर है सेंटर तो आप थोड़ा समय से ही निकल जाना। और अगर किसी का क्षेत्र बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया है तो फिर देखो आप आज ही जो है अपने सेंटर के आसपास की लोकेशन, जो भी आपके दोस्त हो, यहाँ पर कोई भी रहने वाला हो, कोई नहीं भी हो तो अपने होटल्स जो है वो सब जगह अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाके रुको। और नहीं, रंगीन एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। आपको ले जाना क्या है वहां पर, एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और इसमें रंगीन की जो है वो किसी तरीके की कोई डिमांड उन्होंने नहीं की है। एक आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, क्या ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा और क्या लेके जाना है, एक आपको आपका फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र लेके जाना है। तो मेरा कहना है कि आप ले जाओ आधार कार्ड। क्या ले जाओ, आधार कार्ड। और ये कैसा ले जाना है, आपको ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, फोटो वोटो की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये आपको लेके जाना है। पेन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत अच्छे से आपको पेन को चेक कर लेना है, अपने हाथ में जो है उसको रोटेट करके देखते रहना है कि आपके हाथ को सेट हो रहा है क्या पेन। ठीक है, उसके बाद आप पेन डिसाइड कर लो और ये 3 चीजें आपको लेके जानी है वहां पे, और कोई चीजें नहीं लेके जानी है। आप लेके जाओ इनके साथ में जो आपको अपने लिए चाहिए वो चाहिए आपको वाटर बॉटल। तो आप जो है वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, कोई भी ऐसे मत लेके जाना भाई जिसको थोड़ा कवर्ड हो, जिसपे चित्र वित्र बने हो, तो वो मत लेके जाना। ठीक है, और पेन भी कोशिश करना अगर ट्रांसपेरेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस एग्जाम के अंदर कोई भी जो है वो पेन वगैरह ले जा सकते हो। ड्रेस बहुत सादा सिंपल पहन के जाना है अपने को। लड़कियां जो है उनके शायद दुपट्टे के अंदर थोड़ा सा वो इश्यू कर सकते हैं कि दुपट्टा बाहर आपको रखना पड़ेगा। तो आप एक काम करना, टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाना ताकि कोई ऑब्जेक्शन आए ही ना। ठीक है, और दुपट्टा वगैरह अगर आप लेके जा रहे हो किसी भी तरीके से धूप से बचने के लिए कुछ भी, तो आप फिर को बाहर जो भी आपके साथ आए हैं या फिर बाहर रखना पड़ेगा आपको। तो आप अपने बैग वैग साथ ले जाना, 10 रुपए लगते हैं। आपको एक कॉइन या फिर जो भी उनके पास अवेलेबल हो, जिस तरीके से वो जमा करते हैं, आपको मिल जाएगा अपना टोकन नंबर और आप जो है आराम से अंदर बैठ सकते हैं। तो आपको देखो ऑलमोस्ट आपके पेपर का टाइम और उससे पहले भी आपको 1-1.5 घंटे बैठा रहना पड़ेगा, तो 4-5 घंटे जो है वो आप बैठे रहोगे वहां पर। तो आपको बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य से सब कुछ करना पड़ेगा। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखो, हार्ट बीट मुझे पता है बहुत सारे लोग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनकी थोड़ी तेज होगी, लेकिन आप जो है मन में यही सोचना जो पढ़ लिया वो हो गया, अब जैसा भी होगा वैसा मैं अपना बेस्ट कर दूं यहाँ पर। इससे ज्यादा अब चेंजेस की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि आप जो है अब नहीं पढ़ के आए तो आपके रैंक आ जाएगी, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में अपना बेस्ट क्या दे सकते हो, अपना कितना माइंड यूज कर सकते हो। अभी तक आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करना, चिंता मत करना किसी भी तरीके की। नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा भाई,
कुछ नहीं होगा, दुनिया खत्म नहीं हुई है, दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, एक बार फिर से तैयारी करेंगे, वही होश वही जोश। तो चिंता नहीं करनी है, अपना शांति से आपको जाना है, बैग वैग लेके जाना है, वाटर बॉटल अंदर ले जाने देते हैं। तो आप देखना कि वाटर बॉटल आप साथ में ही ले जाओ, क्योंकि अगर आप पानी पीने के लिए बाहर जाओगे वो तो आपको जो है 1-2 मिनट जो है उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 180 मिनट ही मिल रहे हैं आपको, 200 क्वेश्चन है आपके 4 पोर्शन से। तो आपको याद रखना है कि आपके 2 मिनट भी जो है वो जाया नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अपने को तो 200 के अकॉर्डिंग 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन का। तो आपके 2 मिनट जाया नहीं जाए, इस वजह से आपको याद रखना है कि वाटर बॉटल अपनी साथ लेके जाए, पानी पीते रहना, क्योंकि 5 घंटे बैठना है अपने को लगातार वहां पे। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। और कल या तो हम शाम को जो है वो लाइव सेशन रखेंगे, अगर कल नहीं हुआ तो परसों के दिन जो है वो आपके पेपर को लेकर थोड़ा सा इवोल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके का पेपर हुआ है, क्या कट ऑफ रही है। आप घर आते ही मिलाने मत लग जाना, नहीं होता कुछ भी। पीटीईटी का पेपर देखो अभी जो हुआ था उसके अंदर जो है 24 मार्क्स जो है, जो 2 साल वाली बीएड है उसके अंदर 24 मार्क्स बच्चों को प्लस के अंदर मिल रहे हैं। तो मतलब अगर उनके 2-4 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं किसी के, तो वैसे भी बोर्ड जो है वो हटा देता है। तो आप जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, पेपर जो है वो मोस्टली अच्छा ही होता है। और बीएसटीसी के लिए जो है कॉलेजेस काफी हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि अगर आपके देखो जो भी मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 400 से 410 से 420 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो कोई झिझक वाली बात है नहीं। वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तक आपको कॉलेज जो है वो अलॉट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी फीमेल है, फीमेल को देखो आपको 400 से 410 के बीच जो है वो अगर आप स्कोर ले आते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस नहीं होती, आपको अपना मनचाहा कॉलेज जो है वो मिल जाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के साथ आशीर्वाद शुभकामनाएं सब आपके साथ है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि ये आपकी जर्नल एक माइंड में होना चाहिए कि मेरा इतना जो पोर्शन है वो तो सही हो ही जाए एटलीस्ट। तो आपको बहुत ज्यादा कॉलेज ढूंढने में बाकी सब चीजों में है वो दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसे ही पेपर हो जाएगा, जिसका जैसा पेपर हुआ है, क्या मार्क्स आ रहे हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है, तो हम पूरा उसका यहाँ पर एक ब्यौरा देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब आगे जो है वो किस तरीके की प्लानिंग करनी है। तो आपको चीजें यही लेके जानी है, बहुत ज्यादा जो है अब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके जो एडमिट कार्ड के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत सही जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अब यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग जो है वो मिल जाएंगे कि ये कर लो वो कर लो, इतनी देर में ये हो जाए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप जितना चिल रहोगे उतना ही अच्छा है। देखो आप स्कोर तो जो है वो कितना भी ले आओ, ज्यादा कितना भी ले आओ, 420 से ऊपर आप कितना ही स्कोर ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छा मार्क है। लेकिन कम से कम मैंने आपको बताया कि कम से कम इतना तो लाना चाहिए, ठीक है, वरना दिक्कतें आएंगी। यहाँ से जो है वो आपको थोड़ी लेस दिक्कतें आएंगी कि आपने 2 कॉलेज भरे हैं, 4 कॉलेज भरे हैं। कॉलेज कैसे भरने हैं जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेटली जो है आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से, क्योंकि सारा खेल जो है वो कॉलेज भरने का ही तो है। बहुत सारी जगह जो है वो सीटें यूं ही बाद में खाली चली जाती है और वो फोन कर करके बुलाते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो है कॉलेज फील करना है वहां पर। आप बस कल पेपर दे के आओ बहुत अच्छे से, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब हमारा बीएसटीसी कंप्लीट हो गया है, वापस से कॉलेजेस वगैरह ओपन हो गए हैं, कॉलेजेस के साथ क्या करें, कौन से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। फीमेल्स के लिए जो है बहुत अच्छा मौका है, इस बार आपको 50% जो है वो रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस बार तो आप यूं समझो कि आपका अगर किसी का बीएसटीसी हो रखा है वो तो एग्जाम में बैठेगा तो ही सिलेक्शन हो जाएगा इस बार तो। और आगे भी फीमेल्स को 50% रिजर्वेशन जो कंटिन्यू रहेगा, तो आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अभी देखो पेपर नहीं हुआ है तो हम जो है एग्जैक्टली आपको कोई कट ऑफ वगैरह जो है उसका आइडिया नहीं देना चाहते, क्योंकि नहीं पता हो जिस चीज के बारे में अभी, तो उसके बारे में जो है टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो एक बार पेपर हो जाता है, फिर पेपर का लेवल कैसा आता है, उसके बाद में जनरल ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, इनका फिर बाद में बताएंगे। चलिए, तो सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जो इतना ट्रस्ट करके रुके हुए हैं,
आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अब हमने जितना पढ़ा है उसका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप जो है थोड़े कॉन्फिडेंट रहिएगा और पेपर अच्छे से करके आइएगा। अब लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है खुद को कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। थोड़ा सा जब तक आप जो है 6-7 बजे तक पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। कल जो है आप शांति से उठना, जो भी आप भगवान जी के दर्शन करते हो, थोड़े पार्क के चक्कर काट के आना, मेडिटेशन करना, नहा धो के आराम से 10 बजे जो है अगर आपके नियर बाई सेंटर है तो चले जाना। वहां जाके थोड़ा आसपास का माहौल देख लेना, कहाँ बैग वैग जमा करवाने हैं, आपके पेन वैन में तो दिक्कत नहीं है ना, और वहां पर कुछ गाइडलाइंस लगा रखिएगा। और 11 बजे से आपको एंट्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट नहीं होना है, पहले चले जाओ भले ही, लेकिन लेट नहीं होना है, ठीक है। तो निकिता जी नागौर से हैं आप, निकित, ओके, चलिए। तो सभी को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। खुद को पॉजिटिव रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।